IVM। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ सबा करीम भाई हैं, हमारे साथ अयाज भाई हैं और इनसे आज चर्चा हम साउथहैम्पटन में चल रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के तीसरे दिन की करेंगे और चौथे दिन क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए भारतीय टीम की इस टेस्ट मैच में बने रहने के लिए, उस पर बातचीत करेंगे। क्योंकि टेस्ट मैच के तीसरे दिन जो कुछ हमें देखने को मिला उससे कतई संतोष नहीं होगा, ना तो क्रिकेट फैंस को ना ही हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को। क्योंकि पहले जो कैरेक्टर टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाया था वो कैरेक्टर बिल्कुल नदारद नजर आया। टेस्ट मैच के तीसरे दिन बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी हुई और उसके बाद जब गेंद को हवा में स्विंग कराना चाहिए था, गेंद को आगे पिच करने की बात की जा रही थी, तब बहुत शॉर्ट पिच गेंदबाजी की गई। नतीजा ये कि न्यूजीलैंड को एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका है। 101 रन पे 2 विकेट उनके गिरे हैं और भारतीय स्कोर से वो सिर्फ 116 रन पीछे हैं। और दो सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन न्यूजीलैंड के इस समय क्रीज पर है, रॉस टेलर और कप्तान केन विलियमसन। ऐसे में क्या कुछ रणनीति होगी भारतीय टीम की, इस पर बातचीत करेंगे। क्या कुछ गड़बड़ियां भारतीय टीम ने की जिसकी वजह से एक समय ऐसा लग रहा था कि इस टेस्ट मैच की ड्राइविंग सीट पे वो बैठ सकते हैं, वहां से कैसे अचानक न्यूजीलैंड ने उनको बिना टिकट पकड़ लिया और ऐसा लग रहा बस से ही उतार दिया अभी तो हाल फिलहाल। तो इसमें भी बातचीत करेंगे कि ये बस अब दोबारा से कैसे भारतीय टीम पकड़ेगी जो उनको ट्रॉफी तक लेके जाएगी। अयाज भाई, हमेशा सबा भाई पे मैं पहली बॉल डाल देता हूँ, आज मैं आपसे ही डालना चाहूंगा क्योंकि आप लगातार कई वर्ल्ड कप आपने कवर किए हैं और वर्ल्ड कप फाइनल्स में क्या कुछ टेंशन होती है उसको भी आपने देखा है। और जिस तरह से ये टेस्ट मैच अभी तक गया है, पहला दिन बारिश, दूसरे दिन रनों की बारिश की शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने, तीसरे दिन विकेट्स की बारिश हमें देखने को मिली। कुल मिला के बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है और टेस्ट मैच के चौथे दिन की अगर हम बात करें तो फिर बारिश की आशंका है। लेकिन इन सबके बीच में जो भारतीय क्रिकेट फैंस हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो तो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि विकेट्स की बारिश जरूर देखने को मिल जाए, जैसा कि हमने तीसरे दिन के पहले सेशन में देखा था। देखिए, मेरे ख्याल से मैच बहुत ही टेंटलाइजिंगली पॉइंट है, यानी बड़ा कांटे का टक्कर मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि लास्ट ओवर में जैसे हमने देखा एक विकेट मिली, कॉनवे आउट हुए और वो थोड़ा सा बैलेंस बना दिया है मैच में। अगर एक ही विकेट गिरती न्यूजीलैंड की तो मेरा मानना है कि वो काफी आगे होते हैं इस मैच में। अभी भी थोड़ा आगे हैं, खास करके 8 विकेट बाकी है। विलियमसन है क्रीज पर, रॉस टेलर यानी सबसे जो इनका दिग्गज बैटिंग पेयर है न्यूजीलैंड का, वो अब मिडिल में है। लेकिन जिस तरह से इंडिया का हशर हुआ, 146 पर 3 विकेट इंडिया की जब प्ले शुरू हुआ कल, और फिर लगातार विकेट्स गिरी। एक बड़ी विकेट कोहली की गिरने से, कोहली की विकेट जाने से तबाही मच गई जैसा हमने देखा, क्योंकि पंत आउट हो गए, ऋषभ और कुछ गलत स्ट्रोक्स भी खेले। लेकिन दाद देनी होगी काइली जेमिसन की, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की। सबा तो शायद खेले भी है ऐसे गेंदबाजों को कि जोएल गार्नर, कर्टली एम्ब्रोज, 6 फुट 8 इंच जो उनकी तो कद है, और जो डिलीवरी, जो बॉल आती है लीप के साथ, अगर आप देखें तो 10-11 फुट से आ रही है। ऐसी गेंदबाजों को खेलना आसान नहीं होता है अगर वो सही जगह पे लैंड हो। और जेमिसन की खास बात यही थी कि वो वर्सेटाइल बॉलर नजर आ रहे हैं, आगे भी डाल रहे हैं, सीम मूवमेंट निकाल रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, शॉर्ट गेंद भी कर रहे हैं, शॉर्ट ऑफ लेग से उठाते हैं गेंद को। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि अगर हम 1 या 2 जल्दी विकेट, पहला सेशन जिस तरह से इंडिया का कल बिल्कुल खलल मच गई, जो प्लान थे उनके, वैसा ही कुछ अगर हम करते हैं पहले सेशन में। पहला सेशन बहुत क्रूशियल है। अगर न्यूजीलैंड पहला सेशन निकाल लेती है केवल 1 ही विकेट खोकर, तो दे विल बी ऑन टॉप। लेकिन अगर इंडिया 3 या 4 विकेट निकाल लेती है तो फिर बहुत ही, एक जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी हो सकता है इस मैच में। सबा भाई, अब क्योंकि जो वीडियोस हैं हमेशा आप मैच के बाद जाके एनालिसिस करते हैं, क्या भारतीय टीम ने एनालिसिस किया होगा, भारतीय अरुण ने एनालिसिस किया होगा कहाँ पे जेमिसन ने बॉल डाली, कहाँ पे टीम सऊदी ने डाली, बोल्ट कैसे आगे बॉल पिच कर रहे थे? क्या ये बातें हुई होंगी जो हमारे तेज गेंदबाज हैं? क्योंकि कल जो हम देख रहे थे बहुत निराशा हो रही थी कि हम भारतीय तेज गेंदबाजों को बहुत हाईली रैंक करते हैं, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलिंग अटैक मानते हैं, बट जब कंडीशंस आपकी हेल्पफुल है तो आप ना तो गेंद को स्विंग कराने में बिल्कुल सक्षम नहीं थे। अब ये सीम बॉलर्स हैं, ये हम सब जानते हैं। टीम चुनने में आपको लग रहा है थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कंडीशन के हिसाब से, या आपको लग रहा है इंप्रूवमेंट हो सकती है? वीडियोस देख के अगर आप आगे बॉल पिच करते हैं तो अभी भी बॉल को स्विंग कर सकते हैं। ना, मुझे तो ये लग रहा है राजीव के मैच खत्म हुआ होगा उसके करीब 1-2 घंटे के बाद एक बॉलर्स की मीटिंग जरूर हुई होगी, क्योंकि ये डिसाइड करेगा मैच का आउटकम बॉलिंग अटैक के ऊपर, किस तरह से हमारे गेंदबाज आने वाले समय में बॉलिंग करते हैं।
देखिए, लेंथ में परिवर्तन करना उतना आसान नहीं होता है। ये कहना हम लोग के लिए बहुत आसान है कि अगर कोई सीम बॉलर है जिसकी लेंथ गुड लेंथ है या फिर बैक ऑफ दैट गुड लेंथ एरिया है, उसको अचानक आप कह दें कि आपको बॉल ऊपर करनी, उतना आसान होता नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इतना अनुभव है हमारे तीनों पेस बॉलर्स के पास कि इन्होंने इसके बारे में प्रैक्टिस जरूर की होगी। इनको भली भांति मालूम है कि हमें बॉल ऊपर डालना है। अनफॉर्चुनेटली कल वो देखने को मिला नहीं। तो अगर आप फिर से वही पिक्चर दिखाएंगे इन तीनों पेस बॉलर्स को, ये देखिए आपने लेंथ डाली है, ये आपको लेंथ करनी चाहिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज के मैच में वो लेंथ में परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। जेमिसन के बारे में सवा भाई, जो आपने लेंथ की बात की, आपको लग रहा है थोड़ा सा टीम सिलेक्शन में मिस्टेक हुई? फिर तो तीनों एक तरह के गेंदबाज आपने खिला दिए, सीम बॉलर्स हैं। एक स्विंग बॉलर रखना चाहिए था आपको, चाहे उमेश यादव होते या सिराज होते, तो बेहतर विकल्प होते और शायद वैरायटी भी आपके पास थोड़ी डिफरेंट होती। देखिए राजीव, ये बात से मैं आपकी बात से मैं थोड़ा बहुत सहमत हूं, पर उमेश यादव और मोहम्मद सिराज भी आउट एंड आउट स्विंग बॉलर नहीं है, वो दोनों के दोनों सीम बॉलर ही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि काइल जेमिसन और नील वैगनर, ये दोनों स्विंग बॉलर नहीं है, ये दोनों सीम बॉलर हैं। जैसे कि आयाज ने कहा कि वो आपको वैरायटी चाहिए, आपको मल्टी डायमेंशनल बॉलर होना पड़ेगा कंडीशंस के हिसाब से। अगर कंडीशंस कंड्यूसिव है स्विंग बॉलिंग करने के लिए, तो आपको फुल लेंथ बॉल डालनी होगी। अगर वो डोसाइल ट्रैक है, वहां आपको बैक ऑफ गुड लेंथ हिट करना होगा। तो इस तरह का मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बहुत जरूरी है एक पेस बॉलर से, जो कि हमारे पेस बॉलर्स में कल के मैच में देखने को नहीं मिला। पर मुझे उम्मीद है कि वो अप्रोच आज जरूर देखने को मिलेगा। अयाज भाई, आप जो बात कर रहे थे हाइट वाले बॉलर्स की, 6 फुट 8 इंच, तो मुझे सडनली इंग्लैंड के डेरेक प्रिंगल याद आ गए। उनके हाथ में भी बॉल कंचे जैसा लगता था। कई वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स भी हैं जो बहुत हाइट से बॉल गिराते थे और अक्सर उनके हाथ में बॉल कंचा जैसा दिखता था। अब हाइट वाले बॉलर्स अगर बॉल आगे पिच करने लगते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है खेलना, क्योंकि शॉर्ट पिच आपको पता है करेंगे। क्या इसका फायदा जेमिसन उठा गए? उन्होंने बहुत जल्दी लर्न कर लिया कि हम बॉल आगे डालेंगे। जिस तरह से उन्होंने विराट को आउट किया, जिस तरह से ऋषभ पंत को आउट किया, या रोहित को जिस तरह से उन्होंने ट्रैक किया। और एक बड़ी चीज और अयाज सर नजर आई कि वो जब टेस्ट मैच के दूसरे दिन आए अच्छा आउटस्विंग कर रहे थे, सडनली तीसरे दिन आए उन्होंने इनस्विंग करना शुरू किया और उनको पता चला विकेट को हिट करना है, और वो उनके अंदर ये एक वेरिएशन बहुत जबरदस्त थी। और आज के दौर में उनका आंकड़ा देख रहा था, वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइक रेट के साथ गेंदबाजी करने वाले बॉलर हैं वो। देखिए राजीव, ऐसा है कि आपके पास कद हो 6 फुट 8 इंच, तो ये जरूरी नहीं कि आप अच्छे बॉलर हो। उसके लिए दो चीज चाहिए। ये एक एडवांटेज है कि आप इतने कद से बॉलिंग करते हैं और इतने हाइट से आती है, तो बैट्समैन वैसे ही परेशान हो जाएगा, खास करके तेज गेंदबाज के खिलाफ, क्योंकि रिएक्शन टाइम बहुत कम है। आपको जो एडजस्टमेंट करना पड़ता है वो बहुत ही नैनो सेकंड में करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने डेरेक प्रिंगल के बारे में बताया, डेरेक प्रिंगल कोई खास उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा, हालांकि लंबे कद के थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बिलो एवरेज है। खासियत होती है ऐसे गेंदबाजों की, अगर बुद्धि भी इस्तेमाल करें, बहुत क्विक लर्नर्स होते हैं। 8 मैचेस में 44 विकेट ले लिए हैं काइली जेमिसन ने। ये 8वां मैच उनका चल रहा है। 6-5 विकेट हॉल, 6-5 विकेट हॉल। और जिस तरह से आप बताया कि वो किस तरह से क्विकली एडजस्ट करते हैं। एक तो सहारा है उनको केन विलियमसन जैसे खिलाड़ी का, जो बहुत ही सोचते हैं, बहुत ही मेजर्ड कैप्टन है, बहुत ही इंस्पायरिंग कैप्टन, और टैक्टिकली बहुत साउंड है। तो किस तरह से गेंदबाज डालने, और जो कलेक्शन है उनके पास बॉलर्स का, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, नील वैगनर, ये न्यूजीलैंड के बॉलर्स हम भूल जाते हैं कि टिम साउदी के पास 300 विकेट है, ट्रेंट बोल्ट के पास लगभग 300 विकेट है, नील वैगनर 200 विकेट से ज्यादा लिए। तो कितना तजुर्बा है। और काइली जेमिसन एक जैसे नया गेंदबाज आता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो सीख को आप कितनी जल्दी ले आते हैं अपने बॉलिंग में, ये बड़ी बात होती है। और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो इंडियन टीम रही है बायोसिक्योर बबल में 10-12 दिन मैच के पहले, वो एडवांटेज, यानी ये तो सही है कि आजकल बहुत फर्स्ट क्लास गेम्स आपको मिलते नहीं है अगर आप टूर पे जाए तो, लेकिन न्यूजीलैंड को ये एडवांटेज था कि 2 टेस्ट मैच खेले, कंपेटिटिव क्रिकेट खेल के ये इस मैच में गई जो इंडिया ने नहीं खेला है। आपस में मैचेस खेले हैं, तो जो लेंथ, जैसे सबा ने बताया कि इतना आसान नहीं होता सडनली जाके लेंथ जो है 1 फुट या 1.5 फुट आगे डालो, इट्स नॉट सो इजी। लेकिन अगर आप 2 मैचेस 3 मैचेस खेल के इस मैच में जाएंगे तो फिर आपका वो जो लेंथ है ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से वो मैचेस में ही सॉर्ट आउट हो जाता था। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज न्यूजीलैंड को मिला है। ये कहने का मतलब नहीं है कि ये इंडियन बॉलर्स अच्छे नहीं है और कुछ कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से आज हम शायद सुधार देखेंगे, स्विंग के लिए कोशिश होगी, और देखते हैं किस तरह से कुछ सफलता मिलती है नहीं।
लेकिन लंबे हाइट के गेंदबाज की अगर बात हो रही है सबा भाई, तो फिर तो ईशांत शर्मा को बहुत इफेक्टिव हो जाना चाहिए। फिर वही आ जाता है कि प्रोसेस क्या है आपका, आप कितनी जल्दी सीखते हैं। अब ईशांत शर्मा ने कभी उस लेंथ पे बॉल, आपने भी इतने साल से आप देख रहे हैं ईशांत शर्मा को, वो पर्टिकुलर लेंथ जहां से बॉल को आप मूव करा सकते हैं, बहुत कम वो डालते हैं। अब जेमिसन ने इतनी जल्दी लर्न कर लिया, और वहीं ईशांत शर्मा थे कल बिल्कुल ऑफ कलर लग रहे थे, हालांकि एक विकेट उनको जाते जाते मिल गया। जो सबसे इंप्रेसिव गेंदबाजी की वो मोहम्मद शमी थे, थोड़ा उन्होंने कोशिश की कम से कम आगे डालने की। एक जो सभा भाई बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने देखा कि इंडियन बॉलर्स को जो बहुत स्विंग हो रहा था वो विकेट कीपर के पास जाके हो रहा था, ना कि बैट्समैन के पास। ये क्या रीजन था? क्या लेंथ, बैक ऑफ लेंथ डाल रहे थे, इस वजह से है कि बॉल इतना जब कीपर के हाथ में जा रहा था, यानी वो कीपर का टेस्ट ले रहे थे बनस्पत बल्लेबाजों के। बैक ऑफ लेंथ, आप अगर बॉल डालेंगे राजीव, तो फिर बॉल को थोड़ा वक्त चाहिए होता है स्विंग करने के लिए, और ऐसे भी इंग्लिश कंडीशंस में एक बार बॉल जो विकेट को क्रॉस कर लेती है तो बहुत ज्यादा वॉबल होता है, और इसी वजह से हर एक कीपर्स को परेशानी हुई है पहले भी, इसके पहले भी। बॉल को स्विंग कराने के लिए थोड़ा बहुत आपको वक्त देना होता है हवा में, तभी तो बॉल तैरेगी, और यही परेशानी हुई है कल हमारे पेस बॉलर से। मोहम्मद शमी के बारे में एक बात कहनी होगी, जितना अच्छा सीम प्रेजेंटेशन उनका है अभी भी मॉडर्न डे पेस बॉलर्स में किसी का भी नहीं है। तो मैं आशा यही कर रहा हूं कि उस सीम प्रेजेंटेशन के साथ अगर बॉल वो थोड़ी बहुत ऊपर डालेंगे तो खुद बखुद उनको इतनी ज्यादा स्विंग मिलेगी कि वो अनप्लेबल हो जाएंगे इस विकेट पर। Correct. और यही प्रयास करना होगा मोहम्मद शमी को। ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह का सीम प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं अगर हम कंपेयर करें मोहम्मद शमी के साथ। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्विंग अगर कोई करा सकता है वो है मोहम्मद शमी, क्योंकि उनकी सीम प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है। मुझे लगता है विराट कोहली को इसके बारे में ध्यान देना होगा और उनको सही तरह से उनका इस्तेमाल करना होगा। तभी मुझे लगता है कि जिस तरह का कोलैप्स हमें हमारी टीम को देखने को मिला है, वो जल्द से जल्द विकेट जो है वो हम न्यूजीलैंड टीम का भी ले सकते हैं। बिल्कुल, कल मैं जो सबा भाई कह रहे हैं उसी को मैं थोड़ा बैक करते हुए दिखाना चाहूंगा। ये सीम पोजीशन रहती है जब मोहम्मद शमी गेंद को रिलीज करते हैं। हमने कल ईशांत शर्मा की देखा, कभी वो सीम ऐसे गिर रहा था, कभी एकदम फ्लैट हो जा रहा था, कभी कभी तो लग रहा था कि वो क्रॉस सीम गेंद डालने की कोशिश कर रहे हैं। सेम वही हाल जसप्रीत बुमराह का था। उनका बॉल कभी इस शाइनिंग पार्ट पे गिर रहा था, कभी इस शाइनिंग पार्ट पर। वो बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था, और सबा भाई ने जो कहा बिल्कुल ठीक था कि जब तक आप सीम पे बॉल पिच नहीं करेंगे और आगे नहीं करेंगे, ना तो आपको लैटरल मूवमेंट मिलेगा और ना ही पिच से मिलेगा। और ये एक बड़ा फर्क था जो काइले जेमिसन, ट्रेंट बोल्ट और सऊदी ने करके दिखाया। अया सर, कैसे आप देख रहे हैं अब आगे मैच जाता है, क्योंकि दो लेफ्ट हैंडर्स बड़ी परेशानी होते हैं भारतीय टीम के लिए। हमने जब जब देखा लेफ्ट हैंडर ओपनिंग बैट्समैन है, हमको अपनी लेंथ एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। कल एक और चीज अया सर बड़ी प्रेडिक्टेबल नजर आई लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट, कि हम शुरुआत से राउंड द विकेट आ गए। हमारे तीनों तेज गेंदबाज जैसे ही आए वो राउंड द विकेट आ गए। आपको प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, मुझे जो लग रहा है कि आप एक दो ओवर डालें ओवर द विकेट, आप अपने आप को सेट कर लें। कल वो एक बड़ी चीज नजर आई जिससे उन्होंने लग रहा था कि लैथम और कॉनवे को सेट कर दिया। ऑफ स्टंप के बाहर से आप अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, सडनली एक आध बार बॉल बाहर भी गया, लेकिन ओवरऑल प्रेडिक्टेबल हो गए थे हम लैथम और कॉनवे के अगेंस्ट। देखिए, दो चीज हुई। एक तो यह है कि आपकी लाइन जो है वो प्रेडिक्टेबल होगी, इस वजह से कॉनवे और लैथम दोनों ने, हालांकि वेल लेफ्ट बहुत अच्छा किया उन्होंने, जजमेंट जो है बहुत अच्छा दिखाया, क्योंकि लाइन प्रेडिक्टेबल थी। और दूसरी बात जो सबा ने बात की और आपने भी बात की, कि गेंद इतनी लहराई नहीं, स्विंग मूवमेंट इतना नहीं था। आप इतना इजीली वेल लेफ्ट नहीं कर सकते। अगर आप गेंद स्विंग करवा रहे हैं, कुछ बाहर जा रही है, कुछ अंदर आ रही है, अगर अंदर आने का खतरा है तो आप इतना इजीली वेल लेफ्ट नहीं करते। फिर आपको खेलना होगा, और खेलेंगे तो आप मौके बनते हैं, आपके एज मिले या कुछ हो। जहां तक सीम पोजीशन का सवाल है, जैसे आपने बताया कि एक्चुअली डिपेंड करता है रिस्ट पोजीशन पे। जहां तक मेरी और शमी का रिस्ट पोजीशन मेरे ख्याल से लाजवाब है। अगर आपको कहीं तुलना करना है किसी न्यूजीलैंड बॉलर्स की, तो टिम साउदी की भी वैसी रिस्ट पोजीशन होती है व्हेन ही बॉल्स द लेट आउट स्विंगर, और वो बहुत हिलाया उन्होंने गेंद को। हालांकि उनको विकेट्स नहीं मिली, पहले स्पेल में उन्होंने थोड़े से वेवर थे, इनएक्यूरेट थे, लेकिन उनका भी पोजीशन सीम पोजीशन बहुत अच्छा होता है। मुझे लगता है कि लाइन जो है आपको थोड़ी वेरी करनी होगी। गेंद जरूर थोड़ा कम से कम 2 फुट आगे डालना होगा अगर स्विंग मूवमेंट, और अगर स्विंग मूवमेंट नहीं मिलेगा आपको, तो मुझे लगता है कि आपको इतनी सक्सेस नहीं मिल सकती इतनी आसानी से जी। क्योंकि कोई बॉलर नहीं है जो इस हाइट से गेंदबाजी डाल रहे हैं जैसे जेमिसन डाल रहे थे। 49 ओवर का खेल हुआ सबा भाई, और 101 रन बनाए न्यूजीलैंड ने। अब इसमें पॉजिटिव चीज अगर हम ढूंढने जाए तो ये है कि हमने रन्स नहीं दिए।
अभी भी लगभग 2 के आसपास का उनका रन रेट नजर आ रहा है। ये क्या अच्छा साइन आप देख रहे हैं? क्योंकि जितने फास्ट बॉलर्स हैं उनका जो इकोनॉमी रेट है वो तो अच्छा है, लेकिन स्ट्राइक रेट, हमें तो स्ट्राइक रेट चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। क्या आपका स्ट्राइक रेट कैसा है? मैं देख रहा था ईशांत शर्मा का 12 ओवर में 19 रन दिए हैं, बुमराह ने 11 में 34, सबसे महंगे वो साबित हुए। फिर शमी ने 11 में 19 दिए, अश्विन ने 12 में 20 दिए। बुमराह का ऑफ कलर होना सबक थोड़ा परेशानी का सबब है, क्योंकि पिछले 1 साल से जब से वो इंजरी से आए वो जो अंदर उनका अच्छा आता था वो नहीं आ रहा है, जो सीम करता था। फिर एक जो सीधा उन्होंने डेवलप किया दक्षिण अफ्रीका में, मैंने देखा जोहानिसबर्ग में कैसी उन्होंने गेंदबाजी की थी, वो चीजें अचानक गायब हो रही है। क्या एक फास्ट बॉलर के करियर में होता है, या आपको लग रहा है इंजरी की वजह से थोड़ा सस्पेक्ट हो गए वो अपने रनअप में भी आए? कल मैं रनअप भी उनका देख रहा था, वो सस्पेक्ट सा लग रहा था थोड़ा। अब देखिए, एक फास्ट बॉलर के करियर में कई सारे उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। और इस जी समय मुझे ऐसा लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह के साथ भी कुछ वही हो रहा है। जो एफिकेसी उनकी थी पहले, उस तरह से इफेक्टिव गेंदबाजी अभी वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत वो टेंटेटिव है। आपने इसके पहले रिस्क पोजीशन की बात की। जब पेस बॉलर एंशियस हो जाते हैं तो बहुत कुछ ट्राई करने लगते हैं, तब उनको रिस्क जी पोजीशन जो है वो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। जैसे यहाँ से अगर आपको रिस्क पोजीशन ऐसे हो जाएगा, इसका मतलब है कि बॉल की जो रिलीज है वो सीम पर नहीं होगी, फिर बॉल वो हवा में क्रॉस सीम की तरह निकलता है, तो फिर उससे आपको फायदा मिलता नहीं है। तो बुमराह के साथ भी कुछ वही हो रहा है। मुझे लगता है थोड़ा और संयम के साथ उनको गेंदबाजी करने की जरूरत है। थोड़ा जो फोकस है वो होना चाहिए कि मुझे लेंथ पर बॉल डालनी है, मेरी सीम पोजीशन सही होनी चाहिए। ज्यादा कुछ ट्राई करने की आवश्यकता है नहीं, चूंकि बुमराह के पास इतने सारे वेरिएशंस हैं। कई बार आप इतने ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं विकेट लेने के लिए, विशेष करके ऐसे कंडीशंस में कि आप बहुत कुछ ट्राई करने लगते हैं। आपकी जो स्टॉक डिलीवरी उस पर आप विश्वास दिखाएं, उसी पर आप फोकस करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि ये जो मैच हो रहा है ये बैटल ऑफ पेशेंस है राजीव। जो बेशक। टीम, जो बल्लेबाज बहुत जल्दी अपना पेशेंस खो देगा, उसका मतलब है कि उसको वापस जाना होगा। जी जिस बल्लेबाज के पास लंबे समय तक कंसंट्रेशन पावर्स होंगे, पेशेंस के साथ खेलने का वो जज्बा होगा, वही खिलाड़ी इस विकेट पर टिक सकता है। और यहाँ पर हम शतक की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। जो खिलाड़ी यहाँ पर अपने टीम के लिए 60-70 रन भी बना ले, उसका भी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा होने वाला है। जी। और आया सर, जो आपने बात की कि इंग्लैंड में खेलने का फायदा, वो नजर भी आया है कि कॉनवे ने, जिन्होंने दोहरा शतक लगाया लॉर्ड्स में, फिर 80 रन की पारी बर्मिंघम में हाफ सेंचुरी लगा दी अब उन्होंने यहाँ पे बहुत टेस्टिंग कंडीशंस में। कैसे आप देख रहे हैं जो न्यूजीलैंड के बाकी बचे बैट्समैन हैं, उन्होंने क्या लेसन लिया होगा जिस तरह से टॉप ऑर्डर खेला? और क्या न्यूजीलैंड के जहन में ये होगा आया सर कि जो कुछ भारतीय टीम के साथ घटा है वो आपके साथ भी हो सकता है? यानी कि जो चौथे दिन का पहला सेशन है, वहां पे अगर थोड़ी सी बदली हुई रणनीति के साथ गेंदबाजी हुई तो एक टेस्टिंग पीरियड होगा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए। बेशक राजीव, देखिए ये बैट्समैन की विकेट है नहीं। जैसे सवाल ने कहा, कोई वो तो 60-70 कह रहा है, मैं कह रहा हूँ कि आप 40-50 भी बनाते हैं तो बहुमूल्य है वो। बहुत अब तक के एक हाफ सेंचुरी हुई है पूरी मैच में, और वो कॉनवे की थी। एक तो फायदा ये है न्यूजीलैंड को कि 2 टेस्ट मैचेस खेल के आए। बहुत अंतर है, आप टेस्ट मैच खेले या फर्स्ट क्लास मैच खेले और नेट प्रैक्टिस करें। नेट प्रैक्टिस और कंपेटिटिव मैच में जमीन आसमान का फर्क होता है। माइंडसेट किस तरह से बदलता है, आप अपने आप को जो कहते हैं ना कि फाइन ट्यूनिंग जो होती है, वो फाइन ट्यूनिंग न्यूजीलैंड में नजर आई, जो इंडिया में नजर नहीं आई, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। अब मौका है इंडिया को, क्योंकि 2 मैचेस, दो दिन का खेल हो गया है। उन्होंने भी देखा है कि पिच किस तरह से खेल रही है, गेंदबाजी किस तरह से करना है। सभा ने कहा है कि 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद, कल खेल खत्म होने के बाद बॉलर्स की मीटिंग हुई होगी। मेरे ख्याल से वो मीटिंग तो लाजिम थी, होनी चाहिए थी। और आज सवेरे भी जब प्ले शुरू होगा उसके पहले भी एक बार मीटिंग, एक रिमाइंडर मीटिंग होनी चाहिए कि जो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन पेस अटैक है जी इंडिया का। और अगर आप इन कंडीशंस का फायदा नहीं उठा सकते तो फिर ये एक धब्बा लग जाएगा कि आप ऐसी कंडीशंस में सामने वाली टीम को आउट नहीं कर पाए। जहां तक न्यूजीलैंड का सवाल है, उनके पास भी ये एक खतरा तो रहेगा कि हम जिस तरह से उनकी विकेट निकाले, हमारी भी विकेट इस तरह से गिर सकती है। क्योंकि लैटरल मूवमेंट को आपके लिए 12-15 इंच की मूवमेंट नहीं चाहिए। 2 या 3 इंच डिफेंसिवली फॉरवर्ड खेलता है, 2 इंच मूव करती है गेंद, बैट का एज लेती है और स्लिप में कैच जाती है। तो मुझे लगता है कि एक तो बॉलर्स को जो अपनी है लाइन लेंथ ज्यादा सुधारनी होगी। स्लिप कैचिंग जो है इंडिया की, वो बहुत जरूरी है कि अच्छी हो। और खास करके मैं कहूंगा विकेट कीपर, सभा शायद मेरे से सहमत रहेंगे कि बीजे वॉटलिंग की विकेट कीपिंग जो हमने देखी है इस मैच में, लाजवाब। यानी जिस तरह से गेंद मूव हो रही थी, जैसा आपने कहा कि विकेट पार करने के बाद कितने हिलती है, डाइविंग सेव्स लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लास्ट कैच जो उन्होंने लिया जडेजा का, यानी एक विकेट कीपिंग मास्टर क्लास हमने देखा।
तो इसी तरह का परफॉर्मेंस फील्ड में भी चाहिए। आप 10 रन भी फ्री में नहीं दे सकते, इतना लो स्कोरिंग मैच है कि 10-12 रन भी अगर आप दे दिए, एक चांस दे दिए, एक लाइफ दे दिए कोई बल्लेबाज को, तो वो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। तो ये चैलेंजेस है इंडिया के सामने आज। सबा भाई, एक चैलेंज और होगा भारतीय गेंदबाजों के सामने, खास तौर से अश्विन और जडेजा के सामने, कि रॉस टेलर स्वीप बहुत अच्छा करते हैं, और 4 और 5 अच्छे स्वीप आपके मैच के नक्शे को बदल देंगे, क्योंकि अयाज सर जैसे कह रहे हैं बहुत लो स्कोरिंग मैच है, 4-5 बड़े शॉट्स आपको सीधे नीचे ले आएंगे जमीन पे। क्या ये जहन में होगा अश्विन और जडेजा के? और अश्विन का कितना बड़ा रोल आप आज देख रहे हैं? उन्होंने लगभग 12 ओवर गेंदबाजी की है, 20 रन दिया, टर्न बिल्कुल नहीं मिला, बट जो वेरिएशंस उन्होंने आउट किया लैथम को, जिस तरह से उनका बॉल डिप किया एक, वो थोड़ा एक कहते हैं मोरल बूस्टिंग फैक्टर है। कैसे आप देख रहे हैं अश्विन और जडेजा का रोल आज के दिन में, टेस्ट मैच का जो चौथा दिन? आज के दिन मुझे लगता है जडेजा का तो कम पर आर अश्विन का रोल जरूर होगा, क्योंकि विराट कोहली की सोच भी यही होगी कि वो एक छोर से पेस बॉलर से अटैक करवाएं और दूसरे छोर से भी उनके पास एक ऐसा वेपन होना चाहिए जिसका वो ठीक प्रकार से इस्तेमाल कर सके, और वो है आर अश्विन। कल जो उन्होंने 12 ओवर की गेंदबाजी की है इस विकेट पर, मुझे लगता है रिमार्केबल परफॉर्मेंस है। और उनको विकेट से कुछ भी नहीं मिल रहा था, जो भी था उनके हाथ में था, जो भी था उनके दिमाग में था। जिस तरह से उन्होंने फ्लाइट को वेरी कराया, जिस तरह से उन्होंने पेस को वेरी कराया, जिस तरह से उनके वेरिएशन देखने को मिले। केन विलियमसन भी राजीव, वो बहुत ज्यादा सस्पेक्ट है आर अश्विन के विरुद्ध। कल मैं उनको वॉच कर रहा था, हाँ, कि उतना आसान नहीं है उनके लिए आर अश्विन के सामने खेलना। तो और ये मुझे लगता है कि विराट कोहली को भी ध्यान देना होगा कि केन विलियमसन खुलकर नहीं खेल सकते आर अश्विन को, क्योंकि उनको पता है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बॉलर है, इसके दिमाग में क्या जा रहा है, किस माइंडसेट के साथ वो बॉलिंग करे, वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह से विकेट लेना है, ये सब भापना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि पेस बॉलर्स का और आर अश्विन का रोल आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा भारत को इस मैच में अगर वापस आना है तो। और जरूर निश्चित रूप से भारत वापस आ सकता है इस मैच में। जो न्यूजीलैंड की जो बल्लेबाजी है वहां पे कोई बड़ा नाम नहीं है। रॉस टेलर और केन विलियमसन को अगर हम हटा दें तो उनके पास हेनरी निकल्स है। उन्होंने जो पहला टेस्ट मैच खेला था लॉर्ड्स में, वहां पर उन्होंने अच्छी पारी खेली है। ग्रिटी क्रिकेटर्स हैं। अब कभी भी न्यूजीलैंड को ऐसा नहीं हो सकता है कि भी अब तो 2-3 विकेट गिर गए, अब तो हम इनको जल्दी से समेट लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। काइल जेमिसन भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक कि आप इनके 10 विकेट ना ले लें, आपको चैन से सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरा मैच को इस टीम को ऑल आउट करें, फिर आप वापस सोचेंगे दूसरी पारी में हमें किस प्रकार से खेलना है। पर इस समय जो फोकस है वो होना चाहिए कि जल्द से जल्द हम अर्ली विकेट्स ले लें ताकि थोड़ी बहुत हमें राहत की सांस मिले। सबा भाई, मैंने जो सवाल आपसे किया था, बीइंग अ स्पिनर, क्या आपके जहन में होगा कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट स्वीप शॉट खेलने वाला रॉस टेलर है सामने, जो मिड विकेट पे भी छक्के मारते हैं, स्क्वायर लेग पे भी मारते हैं, और आड़े शॉट्स खेलने में महारत रखते हैं। और ये आज शायद न्यूजीलैंड की बड़ी रणनीति होगी स्पिनर्स का अगेंस्ट, हम देखें आड़े शॉट्स खेलते हुए, क्योंकि टर्न नहीं है पिच में। क्या ये इफेक्टिव शॉट होगा जिससे बचना पड़ेगा भारतीय स्पिनर्स को? जरूर राजीव, रॉस टेलर का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव शॉट स्पिनर के विरुद्ध वो है उनका स्वीप शॉट, क्योंकि वो बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हैं और उनके पास वो रिमार्केबल एबिलिटी है कि स्वीप शॉट को कहीं से भी कहीं खेल सकते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर से भी लेंथ को बहुत जल्दी पिक करते हैं। उनका जो एरिया है, जो रेंज है स्वीप शॉट का, वो राइट फ्रॉम मिड विकेट टू स्क्वायर लेग या फिर फाइन लेग की तरफ होता है। तो उसके ऊपर जरूर ध्यान देना होगा। पर हमने देखा है कि होम सीरीज में पहले टेस्ट मैच के बाद जिस एफिकेसी के साथ आर अश्विन ने गेंदबाजी की थी, वहां पर इंग्लैंड के प्लेयर ज्यादा स्वीप शॉट खेल नहीं पाए थे। तो कुछ उसी प्रकार की स्ट्रेटजी के साथ रॉस टेलर को भी गेंदबाजी करनी होगी। आया सर, बीइंग अ कैप्टन, विराट कोहली का बड़ा टेस्ट है, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच, न्यूजीलैंड को अच्छा स्टार्ट मिल चुका है, एक प्लेटफॉर्म अच्छा है। यहाँ से फील्ड प्लेसमेंट कैसी आप करते हैं? आपको अटैक और डिफेंस का मिश्रण भी रखना पड़ेगा, साथ आपको रन भी बचाने हैं, और साथ ही आपको विकेट्स के लिए भी जाना है। कैसे आप देख रहे हैं एज ए कैप्टन, क्योंकि 61वां मैच वो खेल रहे हैं एज ए कैप्टन, हाईएस्ट टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी करने वाले वो खिलाड़ी बन गए। कैसे एज ए कैप्टन, कितना बड़ा नर्व टेस्ट आप देख रहे हैं विराट का? बहुत बड़ा टेस्ट है क्योंकि लो स्कोरिंग मैच है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है। अगर आप आंकड़े देखें तो सबसे सफल कैप्टन है विराट कोहली इंडिया के लिए। उनके चक्कर में और कोई नहीं है। लेकिन जहां तक टूर्नामेंट जीतना है, आईसीसी टूर्नामेंट जीतना है, अब तक कोई इनके पास ट्रॉफी है नहीं अपने कबर्ड में रखने के लिए। तो जरूर वो चाहेंगे कि ये मैच जीते। और ये चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि कैप्टनसी टैक्टिक्स, इसमें ऐसे मैच में कैप्टन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, जो इंटरवेंशन होता है कैप्टन का। क्रिकेट एक बहुत ही अलग गेम है। बाकी आप फील्ड स्पोर्ट्स देख लें, उसमें कैप्टन का कोई ज्यादा रोल नहीं होता है, हॉकी हो या फुटबॉल हो वगैरह वगैरह। यहाँ पर आप हर ओवर के बाद
फील्ड चेंज कर सकते हैं हर ओवर के, हर गेंद के बाद अगर आप चाहें तो किस तरह से आप असेस करते हैं, किस तरह से आप परखते हैं बैट्समैन को, सिचुएशन को, बॉलर की माइंडसेट में क्या चल रहा है, क्या आप जाके उनसे शब्द कहेंगे कि वो ज्यादा बेहतर करे, किस तरह, जैसे हमने कल देखा विलियमसन ने और वैगनर ने किस तरह से रहाणे को आउट कराया। शॉर्ट गेंद, फील्डर जहां पर फील्डर पोजीशन किया वहीं पर रहाणे ने पुल शॉट खेला। हम ये कह सकते हैं कि गलत स्ट्रोक था, पुअर शॉट था, लेकिन टैक्टिकली आप देखें तो वो स्ट्रोक ऑफ ब्रिलियंस था विलियमसन और वैगनर का। तो ऐसे कुछ मूव्स करने होंगे विराट कोहली को, खास करके रॉस टेलर और विलियमसन की पार्टनरशिप जल्द से जल्द तोड़ने के लिए। तेज गेंदबाज से करते हैं या स्पिनर से करते हैं, जो भी हो, ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है विराट कोहली के लिए। सबा भाई, जिस तरह से अयाज सर ने कहा कि आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अपने बॉलर्स के साथ, एक एग्जांपल भी उन्होंने दिया कि रहाणे को किस तरह से वैगनर ने आउट किया। इससे पहले एक और एग्जांपल मुझे याद है, जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पे थे, वैगनर ने 2-3 बार इस तरह की गेंदें डाल के स्टीव स्मिथ को आउट किया था, जब स्क्वायर लेग पे एक फील्डर खड़ा किया और वो पुल मारने गए, उनकी बॉडी पे बॉल डाली गई। अब एक स्ट्रैटेजी हमने कल विराट की भी देखी, जब वो खुद शॉर्ट कवर पे खड़े हो गए और लैथम का कैच उन्होंने पकड़ा, जब उन्होंने एक एक्स्ट्रा कवर और एक कवर लगाया। ये जो माइंडसेट गेंदबाज के साथ काम करना होता है, और खासतौर से जब फंसा हुआ सिचुएशन हो, जब आपकी साख दांव पे लगी हो, आपको ये इस बात को साबित करना है कि आप दुनिया के बेस्ट कैप्टन हैं और आईसीसी ट्रॉफी आप जीत सकते हैं, क्योंकि 2014 से हम जीते नहीं आईसीसी ट्रॉफी। ये कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं विराट के लिए आज का, खासतौर से पहला सेशन? बहुत बड़ा चैलेंज है ये राजीव। मुझे लगता है कप्तान वही बड़ा है जो भांप ले कि बल्लेबाज क्या करने वाला है और उस प्रकार से आप फील्ड को सजाएं, जैसे कि कल विराट ने किया टॉम लेथम के विरुद्ध। उनको पता चल गया था कि आर अश्विन जब गेंदबाजी कर रहे हैं तो टॉम लेथम थोड़ा बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, वो ड्राइव करना चाह रहे थे। उस एक ओवर के पहले उन्होंने फिर से ड्राइव लगाया था, उसी वजह से उन्होंने वहां पर अपने आप को लाके रखा। और फिर आर अश्विन को बहुत जरूरी है कि बॉलर भी आपको बैक करे, तो ये जो कॉम्बिनेशन है बॉलर और कप्तान का, वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। और आज मुझे लगता है कि एक ऐसा दिन है, एक ऐसा सेशन है जहां पर इस प्रकार के तालमेल की आवश्यकता है। तो चैलेंज बहुत बड़ा है विराट कोहली के साथ, क्योंकि उनके सामने है दो बहुत ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी, केन विलियमसन और फिर रॉस टेलर। इन दोनों का विकेट अगर भारत जल्दी ले लेता है तो मुझे लगता है कि भारत फिर से वापसी आसानी से कर सकता है इस टेस्ट मैच। अभी भी मुझे लगता है कि इवन स्टीवंस है गेम, बहुत बड़ा चैलेंज है दोनों टीमों के लिए, पर ये पहला सेशन डिसाइड करेगा मुझे लगता है बहुत हद तक आउटकम इस टेस्ट मैच का। आया सर, क्योंकि हमेशा टेस्ट क्रिकेट में सेशन की बात हम करते हैं, अभी तक 5 सेशन हुए, दूसरे दिन 2 सेशन हुए, उसके बाद बैड लाइट की वजह से खेल रुका, थोड़ा सा तीसरे सेशन में गेम हुआ था, कल तीनों सेशन हुए। अब आप तीनों सेशन का एनालिसिस करें तो क्या निकल कर सामने आता है पॉजिटिव इंडिया के लिए? क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि क्या कुछ वो अच्छा कर सकते हैं जहां से वो ट्रॉफी तक पहुंचे? न्यूजीलैंड तो अच्छा कर रही है, हम सब जान रहे हैं, भारतीय टीम के लिए क्या कुछ पॉजिटिव आपको नजर आया? देखिए, मेरे ख्याल से कंडीशंस जो है वो एक सबसे बड़ी सहायता है फील्डिंग साइड के लिए, क्योंकि कंडीशन में कोई सुधार ज्यादा आया नहीं, और जो वेदर फोरकास्ट है ये नहीं है कि बहुत सारी धूप होगी और विकेट जो है सेकी जाएगी और इजी खेलेगी, वैसा होने वाला नहीं है। अगर ओवरकास्ट कंडीशन रहे तो सबसे ज्यादा आपको हेल्प, आपके गेंदबाजों को हेल्प उसी से लेना होगा। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से 3 चीजें हैं, और मैं अंग्रेजी में कहूंगा कि 3 चीजें हैं। आपके पास जो हुनर है, स्किल्स है, वो दोनों टीम, वो तो खैर जाहिर है ही, वो एक्सप्रेशन उसका आता है, लेकिन डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और डिजायर, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है दोनों ही टीम के लिए, बल्लेबाजों के लिए भी और गेंदबाजों के लिए भी। अगर आप जैसे कहीं आप जैसे रॉस टेलर की बात कर रहे थे, 3-4 बाउंड्री लगा दिए अगर वो स्वीप खेलते हुए, तो क्या आपकी डिसिप्लिन, बॉलिंग की डिसिप्लिन जो है अगर वो नीचे हो जाती है, फिर तो वो चढ़ जाएंगे, हावी हो जाएंगे आपके पास डिटर्मिनेशन नहीं रहा तो आपके डिसिप्लिन पे आएगा ही असर। आपके पास अगर डिजायर नहीं हुआ तो आपका डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन दोनों जो है बिखर जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से कि आप कंडीशंस का पूरा फायदा उठाए। एक तरह से बॉडी लैंग्वेज की तो बात करने की जरूरत है नहीं, वो विराट कोहली है इंचार्ज, तो बॉडी लैंग्वेज तो स्ट्रांग रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको डिटर्मिनेशन चाहिए। जब पार्टनरशिप हो रही थी तो विराट कोहली भांगड़ा भी कर रहे थे स्लिप पे खड़े होकर, तो ये भी बॉडी लैंग्वेज हमने देखा कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से वो बताना चाहते हैं बॉलर बैट्समैन को भी कि देखिए हम इतने टेंशन में नहीं है, भले ही आपकी पार्टनरशिप हो रही है, लेकिन इस पिच पे हमको भरोसा है कि हम वापस आकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो दूसरी विकेट गिरी कॉनवे की, जस्ट एट द अराउंड द क्लोज ऑफ प्ले, वो बहुत बैलेंस रिस्टोर कर दिया।
अगर 101 पर 1 विकेट होती है और 101 से 101 पर 2 हो गई, अब रॉस टेलर बिल्कुल जैसे न्यू बैट्समैन है, अभी तक सेटल नहीं हुए, तो ये बहुत फर्क पड़ सकता है अगर जल्दी विकेट मिले। पहले घंटे में अगर आप 2 विकेट भी निकाल लेते हैं तो बहुत गेम में जो है एक बदलाव आ जाएगा। सबा भाई, भांगड़ा कर पाएंगे विराट कोहली आज की नहीं? एक्चुअल भांगड़ा, वो देखिए दिखावे वाला भांगड़ा तो अलग है जब आप दर्शकों के लिए कर रहे हो, आप अपने गेंदबाज, जैसा आया सर कह रहे हैं, गेंदबाज और अपनी टीम को भी दिखाने के लिए कि ठीक है कोई टेंशन नहीं है, बट एक्चुअली दिल से भांगड़ा तभी होगा जब आपकी टीम वापस आए मैच में। तो ये भांगड़ा कितना पॉसिबल लग रहा है? देखिए राजीव, अगर हमारे गेंदबाजों ने आज अच्छी गेंदबाजी नहीं की तो सभी 3 पेस बॉलर्स को विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में भांगड़ा जरूर कराएंगे। विराट कोहली को भांगड़ा करने के लिए बहुत जरूरी है कि वो डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी हो, और आज बहुत कुछ निर्भर कर रहा है हमारे पेस क्वार्टेट के ऊपर, और आज इन तीनों पेस बॉलर्स को दिखाना है कि जो अनुभव है उसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। ईशांत शर्मा 100 टेस्ट मैच, मोहम्मद शमी के पास इतना ज्यादा अनुभव है, बुमराह के पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है, तो इन तीनों को मिलजुल कर आज अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, तभी मुझे लगता है कि विराट कोहली के साथ साथ पूरी टीम भांगड़ा करेगी, और सबसे पहले आप भांगड़ा करेंगे राजीव। राजकुमार सर को भी कराएंगे थोड़ा भांगड़ा फिटनेस के लिहाज से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई और अयाज सर आप दोनों का। और एक अच्छी बात ये कि आपके जो बैकड्रॉप इसमें बुक्स बड़ी ढेर सारी नजर आ रही, तो ये दर्शाता है ये 2 बड़े क्रिकेटिंग ब्रेन से आज बात कर रहे थे और इसीलिए टाइम का पता भी नहीं चला, क्योंकि हमेशा कहते हैं किताब आपके सच्चे साथी होती है, वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। अयाज सर तो किताब पढ़ते हैं, सबा भाई के बारे में भी आपको बता दें, बहुत ढेर सारी बुक्स पढ़ने के शौकीन है और बहुत बड़ा कलेक्शन है उनके पास। इस पे भी एक दिन डिटेल में बात करेंगे कि टॉप 5 बुक अयाज सर की कौन सी है और सबा भाई की कौन सी है क्रिकेट के मैदान से। तो आप जुड़िए खेल नीति के साथ हर शाम 7:30 बजे, और जब तक ये टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है तब सुबह 9 बजे लाइव आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं IVM के YouTube चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश पर। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप podcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या IVM पॉडकास्ट के अलग अलग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank the sponsors on the network this week, Cred and Sia. Thank you so much for making this possible. We've had an amazing week on the network. Do check out The Note with Mahrukh Inayat. She speaks to Prabhat Kumar, the man leading child protection at one of India's leading NGOs, Save the Children. On The Habit Coach, Ashton was joined by Rajat Mittal Shah to talk about some superfoods in Ayurveda like turmeric and ashwagandha. On Paisa Vaisa, host Anupam Gupta has a digital gold special in 2 parts, one with Ashraf Rizvi, founder and CEO of Digital Swiss Gold and Gilded, and one with Deepak Abbott, co-founder of India Gold. Listen to the first part of the Father's Day special of Agla Station Adulthood with Natasha and her father, Dr. Vipul Roy Rathod. You should also check out Cyrus Says' episode with Mukul Chadda. He talks about upcoming shows Sunflower and Sherni. Our Kannada podcast, Thale Artist, celebrates 100 episodes, and we had a reunion of hosts Pawan, Ganesh, and Surya who shared their favorite moments from the past. Shiva Mehta is back with the 2nd season of Smile India. The show is available in both English and Hindi. On this episode, she talks about the conversion from bag teas to bagless ones and how we should ditch the plastic and have a great tea experience. And with that, I hope to see you again next week. If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the 3 of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts.